So we have to remember the penalty provisions. So if there is a failure to furnish information, then punishment with imprisonment for a term extendable up to 10 years or fine extendable up to 25 crores or both. ठीक है. So this is one type of penalty. Second is if any person enters into a contravention and the contract in contravention of any of the provisions which are contained in section 13 or 16. Now what section 13 says? Section 13 says, section 13 में क्या बोलता है? सेक्शन 13 में बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरियाज ओनली आर लीगल। और सेक्शन 16 क्या बोलता है? पूजा जी एक बार पढ़िए जरा, सेक्शन 16 क्या बोलता है? हेडिंग पढ़ लीजिए सिर्फ सेक्शन 16 का। Power to prohibit contracts in certain cases. Right. So if a person enters into any contract in contravention of any of the provisions which are contained in section 13 which relates to notified areas or section 16, तो ये पनिशमेंट है। उसके बाद है फिर सेक्शन 17 और 17A और 19। तो 17 ने क्या बोलता है? 17 is a licensing of dealers and securities in certain areas. हाँ, और 17A 17A, public issue and listing of securities referred to in clause I-E of clause H of section 2. और सेक्शन 19 Section 19 says stock exchanges other than recognized stock exchanges prohibited. तो अगर इनका कॉन्ट्रावेंशन होगा तो ये पेनल्टी है। ठीक है। फिर सेक्शन 18A, सेक्शन 18A क्या है? 18A contracts and derivatives. तो उस केस में अगर होगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 18A तो आपका ये पेनल्टी है। नेक्स्ट है 23(1)E, क्या बोलता है? इफ ए पर्सन ओन्स और कीप्स अ प्लेस अदर देन दैट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड नोइंगली परमिट सच प्लेस टू बी यूज्ड फॉर सच पर्पसेस, तो ये पेनल्टी है। उसके आगे जस्ट मिनट। फिर है इफ ए पर्सन मैनेजेस, कंट्रोल्स or assists in keeping any place other than that of a recognized stock exchange which is used for the purpose of entering into or performing any contracts in contravention of any of the provisions of this act, तो ये penalty है। If a person not being a member of a recognized stock exchange or is agent authorized as such or not being a dealer in securities licensed under section 17 willfully represents to or induces any person to believe that contracts can be entered into or performed under this act through him, ठीक है, वो एजेंट नहीं है या मेंबर नहीं है, दूसरों को मिसरिप्रेजेंट करता है कि दैट इज ऑथराइज, तो ये पेनल्टी है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इज एजेंट ऑथराइज्ड एज सच अंडर द रूल्स और बायलॉज और नॉट बीइंग ए डीलर इन लाइसेंस सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 17 conveys, advertises or touts in any manner either for himself or on behalf of any other person, तो ये पेनल्टी है। ठीक है। अगला है if a person joins, gathers or assists in gathering at any place other than the place of business specified in the bylaws, ठीक है, तो ये पेनल्टी। अभी तक जितनी भी पेनल्टीज हमने पढ़ी सब में एक ही है, imprisonment for a term extendable up to 10 years और फाइन एक्सटेंडेबल अप टू 25 crores और बोथ। ठीक है, ये मेजर पेनल्टीज है जो एंटायर कि सेक्शन 23 में एक ही है सर। है एंटायर सेक्शन 23 में एक ही है सर। हाँ, नहीं आगे थोड़ी और भी आएंगी, दूसरी भी आएंगी। ओके। ठीक है। हाँ, सारा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे 23(2) हो गया ना, अब उसके बाद अब देखिए नीचे नीचे जैसे जाएंगे ना तो पेनल्टी चेंज भी होंगी, ऐसी नहीं कि सारी एक जैसी हैं। ये हो ही गया हमारा। ये अब पेनल्टी चेंज हो गई। 23A, 23A में क्या है? 23A में कहता है इफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिटर्न और रिपोर्ट टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तो ये उस पर्सन के ऊपर पेनल्टी है। तो कितनी पेनल्टी है? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट एक्सटेंडेबल अप टू 1 लाख रुपीज ईच डे ऑफ ऑफेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 को। ठीक है। अब ये पेनल्टी किस पर लगी? एनी पर्सन पर। ठीक है। पहले वाली पेनल्टी किस पर लगी थी? वो मेंबर के ऊपर है बेसिकली, है ना।
और ये वाली जो पेनल्टी है ये लग रही है जो जैसे कंप्लायंस ऑफिसर होता है जिसकी जिसकी ड्यूटी है बुक्स वगैरह मेंटेन करना, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है। 23B क्या है? इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट फेल्स टू एंटर इनटू सच एन एग्रीमेंट, तो उस केस में पेनल्टी कितनी है? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज बट एक्सटेंडेबल अप टू 1 लाख रुपीज ईच डे ऑफेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। तो ये सेकेंड टाइप की पेनल्टी हो गई। पहली पेनल्टी क्या थी हमारी? 10 years, 25 करोड़ और 25 बोथ। यहां पर क्या हो गई? 1 लाख और 1 लाख ईच डे और मैक्सिमम 1 करोड़। करो। ठीक है। अगले टाइप के पेनल्टी 23E में है। क्या बोलता है? इफ ए कंपनी और एनी पर्सन मैनेजिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड फेल्स टू कंप्लाई विद द लिस्टिंग कंडीशंस और डीलिस्टिंग कंडीशंस और ग्राउंड्स और कमिट से ब्रीच द, तो उसमें नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज है विच में एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज। ठीक है। उसके बाद में ये 23F, 23F क्या बोलता है? इफ एनी इश्यूअर dematerializes securities more than the issued securities of a company or delivers in the stock exchange the securities which are not listed where no trading permission has been given, तो not less than 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज which may extend to 25 करोड़ रुपीज। तो ये 5 करोड़ और 25 करोड़ वाली ये तीसरी टाइप की पेनल्टी हो गई। ठीक है। 5 लाख to 25 करोड़। अभी अगली टाइप की पेनल्टी आ गई 23H, whoever fails to comply with any of the provisions of the act, जो कहीं नहीं पर नहीं दिया हुआ पेनल्टी, तो उस केस में होगी नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। ठीक है। 23M क्या बोलता है? विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अवार्ड ऑफ पेनल्टी बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द सेबी if any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of provisions of this act for which no punishment is provided elsewhere, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or with fine which may extend to 25 crore rupees or both। ठीक है। तो ये पेनल्टीज है। तो ये पेनल्टी प्रोविजंस आपको याद जरूर कर लेने हैं। और उसके अलावा आपको डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है और कॉन्सेप्ट समझ लेनी है डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन की। Now there are certain listing obligations. SEBI LODR obligations, listing obligations and disclosure requirements. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो क्या क्या उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस? सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड दी टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। किसी को आइडिया है कितने टाइप की डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं? एनी आइडिया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स। एक तो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एक होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स और एक होती है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। कुछ आइडिया इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं? व्हेन ए फॉरेन कंपनी कम्स टू इंडिया उसको हम कहते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। व्हेन इंडियन कंपनी गोज अब्रॉड एनीवेयर वो ग्लोबल डिपॉजिटरी। एंड व्हेन यू गो टू यूएस फॉर लिस्टिंग वो है आपकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो ये जो एलओडीआर ऑब्लिगेशंस हैं ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स पर एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार इस पर सवाल पूछ लेता है। ठीक है। सिंपल है, याद रहेगा, ये कोई मुश्किल तो नहीं। जी सर। हम्म। अच्छा, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है इसमें रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी क्या होती है? वो कहता है एनी पर्सन और एंटिटी, मेन मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड होल्डिंग 20% और मोर ऑफ शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी शैल बी डीम्ड टू बी ए रिलेटेड पार्टी। ठीक है। और ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस म्यूचुअल फंड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है। सेबी रेगुलेशंस एलओडीआर ऑब्लिगेशंस दे आर नॉट एप्लीकेबल टू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी के लिए दोनों ऑप्शन है। पहला, आप इन हाउस भी रख सकते हो और आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट भी रख सकते हो। ठीक है। तो इन केस ऑफ इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी
as and when the total number of holders of such securities of the listed entity exceeds 1 lakh, the listed entity shall either registered with the board as a category 2 share transfer agent or appoint registrar to an issue and share transfer agent registered with the board. ठीक है, या तो अपने आप को रजिस्टर कराओ या फिर किसी को अपॉइंट करो. एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको देना है 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. क्या होगा? That all activities in relation to share transfer facility are maintained either in-house or by registrar to an issue. ठीक है. अगर मान लो शेयर ट्रांसफर एजेंट चेंज हो जाए तो क्या होगा? एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा. In case of any change or appointment of a new share transfer agent, the listed entity shall enter into a tripartite agreement between the existing share transfer agent, the new share transfer agent, and the listed entity. ठीक. और अगर कोई चेंज हो जाए या नया अपॉइंट हो जाए तो आपको 7 days के अंदर इन्फॉर्म करना है. ठीक. प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं नॉट लेस देन 8 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस. एक स्कोर्स के ऊपर कई बार पूछ लेता, तो स्कोर्स स्टैंड्स फॉर सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम. आपको एक रिड्रेसल सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस केस में आपको क्वार्टरली बेसिस पर उनको रिपोर्ट करना होता है. नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रिसीव्ड, पेंडिंग एंड डिस्पोज्ड ऑफ एंड रिमेनिंग अनरिजॉल्व्ड. ठीक है. अगर मान लो आपकी कंपनी CIRP में है तो आपका जो IRP है या RP है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर द कंप्लायंस रिपोर्ट. ठीक. अब ऑडिट कमेटी वाले जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे ड्यूरिंग CIRP प्रोसेस. अब बहुत सारी इसमें कमेटीज आती हैं, बट कमेटी से पहले एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अदर देन ए नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. ठीक है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स one who neither himself nor whose relatives hold together with the relative 2% or more of the total voting power of the listed entity. ठीक है. 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनके पास, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माना जाएगा. ठीक है. अगर 2% से ज्यादा शेयर है या फिर पेड अप कैपिटल है तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं होगा. तो एक कॉन्सेप्ट आती है इसमें मटेरियल सब्सिडी. ये मटेरियल सब्सिडरी क्या है? Material subsidiary shall be in a subsidiary whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. ठीक है. तो material subsidiary कौन हो गई? Mean a subsidiary whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries. ठीक है. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसमें क्या होगा? एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स with at least one woman director and not less than 50% of the board of directors shall comprise of non-executive directors. ठीक है. किसी भी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो 75 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी कितनी मीटिंग होनी चाहिए? दे शुड मीट एटलीस्ट 4 times a year और मैक्सिमम टाइम गैप कितना हो सकता है? 120 days बिटवीन एनी 2 मीटिंग्स. ठीक है. और कोरम क्या होगा? कोरम होगा, ये डिपेंड करेगा कि 1000 और 2000 लिस्टेड एंटिटीज, ये रहेगा 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर मान लीजिए किसी जो डायरेक्टर को रिमनरेशन दे रहे हैं विच एक्सीड्स 50% ऑफ द टोटल एनुअल रिमनरेशन, तो अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स का बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर in which the annual remuneration payable to a single non-executive director exceeds 50% of the total annual remuneration payable to all non-executive directors, giving details of the remuneration thereof. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शन की एंटाइटलमेंट नहीं है. ठीक है.
A person shall not be a director in more than 7 listed entities. ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस, देखो इसमें ना बहुत सारी कमेटीज आएंगी। उन कमेटीज में क्या है, कौन कौन, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कितनी मिनिमम मीटिंग्स होनी चाहिए, ये सब बातें। जैसे सबसे पहले इसमें आती है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज मेंबर्स, और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. All members of the audit committee shall be financially literate, and at least one member shall have accounting or related financial management expertise. Chairperson of the audit committee shall be an independent director, and he shall be present at annual general meeting to answer shareholder queries. ठीक है. कंपनी सेक्रेटरी जो है, इट शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द ऑडिट कमेटी. An audit committee at its discretion shall invite the head of the finance function, the head of the internal audit and the statutory audit. लेकिन जब ये CIRP चल रही है तो ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. ठीक है. तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग उस टाइम होनी जरूरी नहीं है. Audit committee shall meet at least 4 times in a year and not more than 120 days shall elapse between two meetings. Quorum कितना होगा? Either 2 members or 1/3 of the members of the audit committee, whichever is greater, with at least 2 independent directors. ठीक है. उसके बाद में आती है नॉमिनेशन कमेटी. नॉमिनेशन कमेटी में कितने होंगे? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स. ठीक है. रेम्युनरेशन कमेटी 3 डायरेक्टर्स, एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द नॉमिनेशन कमेटी रेम्युनरेशन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. ठीक है. इन द नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. और कोरम क्या रहेगा? 2 members और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, whichever is greater, including at least one independent director in attendance. और इसकी मीटिंग कितनी होगी? जो नॉमिनेशन कमेटी रिकमेंडेशन कमेटी की, दे शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. उसके बाद आती है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी. द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी शैल बी ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट वन बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो इस तरह से बहुत सारी कमेटीज है विच यू कैन सी. ये सारी आप देख लीजिए. इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आती है. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स है, दे शैल बी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसकी मीटिंग होगी एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर. अच्छा, जो रिलेटेड पार्टी के साथ में जो भी ट्रांजैक्शंस है, उसमें क्या होगा कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड, अगर मटेरियल कम मानी जाएंगी तो ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसिडर्ड मटेरियल if the transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity. ठीक है. And all related party transactions shall require prior approval of the audit committee. ठीक है. कई बार क्या होता है, दे गिव ऑमनिबस अप्रूवल. ये ऑमनिबस अप्रूवल क्या है? मान लीजिए बार बार उसी पार्टी से ट्रांजैक्शन करनी, तो एक बार में 1 साल के लिए अप्रूवल दे देते हैं. तो ऑडिट कमेटी शैल रिव्यू एटलीस्ट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस द डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी पर्सुएंट टू ईच ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल्स गिवन. ठीक है. The omnibus approvals shall be valid for a period not exceeding 1 year and shall require fresh approvals after the expiry of 1 year. और ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, मटेरियल का मतलब हमने देख लिया है ना, शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू रेजोल्यूशन. ठीक है. लेकिन अगर ट्रांजेक्शंस बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज हैं या एक होल्डिंग और सब्सिडरी में है, तो फिर अप्रूवल नहीं चाहिए. ऑफ द नो प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड. ठीक है. तो यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इसके अंदर, ये सारा एक बार आप पढ़ लीजिए. इसमें एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं. ठीक है. उसमें क्या है कि ना, इसमें रिसेंटली कुछ चेंज हुआ था, तो वो चेंज मैं आपको दिखाता हूं. उसके लिए मैंने एक अलग पीपीटी बना रखी है. एक तो ये जो सेबी रेगुलेशन है ना 22/7 वाले, ये मैं आपको भेज देता हूँ. ये एक तो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ. अभी क्या होता है, बाद में मुझे भी याद नहीं रहता. नहीं तो यहाँ भी शेयर हो जाता होगा ये. यहाँ चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ.
7 बाई 7। ये ठीक है जी, ये आपको नजर आ गई होगी चैट बॉक्स में। और एक मैं और फाइल शेयर करता हूं आपसे, जो LODR ऑब्लिगेशंस का हमने कंपैरिजन बना रखा है। ये ठीक है जी, तो अब दोनों नजर आ रही हैं आपको चैट बॉक्स में। यस सर। हाँ जी, यस सर, हाँ दोनों आ रही। ठीक है, ओके। तो अब एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं देखी नहीं, पुनीत को पकड़ा के गए, मैं नहीं देखी। मैं देखी नहीं, क्या देखे गए हम लोग, वापस देखे के 6 बजे। एक मिनट, ये ठीक है जी, ये मैं एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। वे 2 शेयर किया ना सर? हाँ, दो शेयर किया, ठीक है। अब ये नजर आ रही ना आपको स्क्रीन पे? यस सर। हाँ, तो इसको भी आप देख लेना। इसमें क्या है कि अमेंडमेंट आई है 2024 में, तो ये आपके लिए रेलेवेंट है। हमने क्या किया, पहले क्या था, अब बाद में क्या है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ये भी आपके काम आ जाएगी, क्योंकि ये चेंजेस हैं बेसिकली, इसमें सिर्फ चेंजेस चेंजेस डिस्कस किए। ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम चलते हैं दूसरे वाले रेगुलेशंस पे। हम्म सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। तो पूजा जी, तो आप एक्सप्लेन ज्यादा कर पाएंगी मेरे से, अच्छा आप तो कंपनी सेक्रेटरी हैं। पूजा जी, आप समझा सकती हैं क्या है ये? सर वैसे इसका मैंने कभी ऐसा यूज नहीं किया, बट आई ट्राई। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा बताइए इस बारे में, क्या होते हैं ये। ठीक। मैं बेसिक कुछ कुछ बातें बता देता हूँ, है ना, उससे बाद के बीजे पूजा जी बताएं, मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है इसमें ना, देर आर टू कॉन्सेप्ट। एक तो है एक्वायरर, देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम क्या है, सब्सटैंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड। तो इसका मतलब ये, एक तो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो रहा है, वो सब्सटैंशियल है। तो सब्सटैंशियल का मतलब कुछ परसेंटेज होगी, और इंटेंशन क्या है, टू टेक ओवर। ठीक है, तो इसमें एक तो कॉन्सेप्ट रहती है एक्वायरर की, और एक होती है टारगेट कंपनी। एक्वायरर कौन है, जो कंट्रोल करना चाहता है। तो एक्वायरर मीन्स एनी पर्सन हु एक्वायर शेयर्स, वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ओवर ए टारगेट कंपनी। तो तीन तरह से एक्वायर हो सकता है। कैसे, या तो शेयर्स ले लोगे आप, या वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, या कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, एक्वायरर कैन बी ए नेचुरल पर्सन, ए कॉर्पोरेट एंटिटी, एंड एनी अदर लीगल एंटिटी। कोई भी हो सकता है एक्वायरर। एक्वायरर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कंपनी हो। एक्वायरर कैन बी नेचुरल पर्सन, ए कॉर्पोरेट एंटिटी, एंड एनी अदर लीगल एंटिटी। और कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल मीन्स द राइट टू अपॉइंट majority of directors, control the management and policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert। या तो लोग मिल जाएं आपस में, PAC की कॉन्सेप्ट, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। तो कंट्रोल का क्या मतलब है, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स,
control the management and policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स की कैपिंग है विच कैन बी हेल्ड बाय प्रमोटर्स इन लिस्टेड कंपनीज 75. 75%. ठीक है. पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, इसका क्या मतलब है? देखो ये आपको सेक्शन 29A में भी मिलता है ना. पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट वहां डिफाइंड नहीं है, ये यहाँ पर डिफाइंड है. सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कंपनी. तो पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कौन है? मींस पर्संस हु विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन द कंपनी एंड पर्संस हु विद ए कॉमन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर ए टारगेट कंपनी. ठीक. अब ये क्या कहता है? ये रेगुलेशंस कब ट्रिगर पॉइंट क्या है? ये ट्रिगर पॉइंट है. वो कहता है कि नो एक्वायरर शैल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए टारगेट कंपनी which taken together with shares or voting rights if any held by him and by persons acting in concert with him in such target company entitle them to exercise 25% or more. ठीक है. अगर 25% या उससे ज्यादा आ गई, ठीक है, तो उस केस जी. में क्या करना है? उसको पब्लिक अनाउंसमेंट of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. ठीक. अब आप कहोगे कि भाई 25% में ऐसी क्या चीज है? 25% होता क्या है? बेसिकली अगर कोई भी रेजोल्यूशन आपके पास पास करनी है तो आपको कम से कम 75% चाहिए, है ना. कई जगह मोर देन 75 लिखा है. तो अगर आपके पास 25% शेयर आ गए तो आपकी मर्जी के बिना कोई कर ही नहीं सकता स्पेशल रेजोल्यूशन पास, है ना. तो पॉइंट यहां पर ये है. नो. और उसके बाद में दूसरा आपका कितना है थ्रेशोल्ड? 5%. वो क्या 5% है? नो एक्वायरर हैज acquired and holds in shares or voting rights in a target company, entitling them to exercise 25% or more of the voting power in the target company, but less than the maximum permissible non-public shareholding, shall acquire within any financial year additional shares or voting rights in such target company, entitling them to exercise more than 5% of the voting rights, unless the acquirer makes a public announcement. तो दो तरह के पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई. कब? एक तो 25% पर और एक एडिशनल 5%. ठीक है. ये ओपन ऑफर की कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों ये होती है? देखिए ऐसा है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ए कंपनी बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट. कि भाई मैनेजमेंट कौन है? इफ मैनेजमेंट चेंजेस हैंड्स, है ना. भाई मान लीजिए पहले मैनेजमेंट थी टाटा के पास, अब टाटा को लोग अच्छा समझते हैं. मान लीजिए टाटा के अलावा कोई किसी और के पास आ गए तो लोग हो सकता है नहीं उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहें. दे में लाइक एन एग्जिट. तो ये कहता है कि इफ यू आर होल्डिंग 25% और मोर देन यू हैव टू गिव द शेयर होल्डर्स एन एग्जिट ऑप्शन. ये कॉन्सेप्ट है. और एग्जिट ऑप्शन कैसे दोगे? क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो एक ओपन ऑफर दोगे. ओपन ऑफर में क्या है? पेपर में आप एक डिसाइड करोगे फ्लोर प्राइस, डिस्कवर्ड प्राइस, बहुत सारी कॉन्सेप्ट है इसमें. वो डिपेंड करेगा आपके मार्केट शेयर्स के ऊपर और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है या नहीं है ना. एक से ज्यादा तरह के शेयर्स अगर ट्रेडेड है तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज ले लोगे. तो दीज आर दी वेरियस कॉन्सेप्ट्स. पैसे आप एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दोगे. तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स हैं आपकी जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर कोड में आती है. ठीक है. अब इसमें एक रहता है डायरेक्ट एक्विजिशन और एक रहता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन. ठीक है. ये डायरेक्ट एक्विजिशन किस तरह से हो सकता है? तीन तरीके हैं इसके. एक्विजिशन शैल बी रिगार्डेड एज डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ द टारगेट कंपनी. पहला तो एक तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी एज ए परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एंटिटी और बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड. ठीक है. या तो नेट एसेट वैल्यू, तीसरा है सेल्स टर्नओवर और तीसरा है आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है. तो इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपकी परसेंटेज हो जाती है तो ये डायरेक्ट एक्विजिशन. और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे लोगे आप? इट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस for a period of 60 trading days preceding the earlier of the date on which the primary acquisition is contracted and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced.
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पूजा जी, एक तो ये कॉन्सेप्ट समझाइए इनको, क्रीपिंग एक्विजिशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? हाँ जी। भाई क्रीपिंग का मतलब क्या है? क्रीपिंग का मतलब ये रेंगना है, धीरे धीरे, हाँ जी। धीरे 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 आपने ऐसा एक्वायर कर लिया कि आप जो है, ताकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आए, इसको कहते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। ठीक। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे मैडम, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? तो जैसे किसी फाइनेंशियल ईयर में 5% आपका धीरे धीरे आप खरीदते जा रहे हैं, तो हम्म उसमें एक, जैसे 25% से, सॉरी 15% से 55%, 5% इन फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें सर एक ना जैसे एक हम्म ट्रिगरिंग इवेंट हो जाता है, उस पे आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना जरूरी हो जाता है। हम्म। ये पूरी फिर फॉर्मेलिटीज है इसकी, आपको एक पहले तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, उसके बाद फिर डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। इतना डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं वैसे इसको, है ना? थोड़ा बहुत ही आपको करना है, बाकी ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं फिर। ये ग्रुप में डिस्कस करिएगा पूजा जी, है? थोड़ा सा पढ़ के ना एक बार ठीक ग्रुप है में डिस्कस कर लीजिए। जी। आईसीडीआर ऑब्लिगेशंस क्या है? आईसीडीआर ऑब्लिगेशन से कहते हैं कि भाई आईपीओ आप कब कब ला सकते हो। आईपीओ लाने के देखो दो तीन तरीके हैं। पहला क्या है? पहला तो ये है कि भाई आप एक आईपीओ लाइए जिसमें आप पब्लिक से लीजिए पैसे। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? भाई उसके लिए कुछ कंडीशंस तो ये हैं कि आपकी नेट एसेट वैल्यू देखी जाएगी, नेट टेंजिबल एसेट्स देखे जाएंगे। तो नेट टेंजिबल एसेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 करोड़ रुपीज। सेकंड, आपका एवरेज नेट प्रॉफिट देखा देखा जाएगा। भाई आप आईपीओ ला रहे हो, इसका मतलब पब्लिक से पैसे ले रहे हो, तो पब्लिक से पैसे तो आप तभी अलाउ करेंगे ना आपको, अगर आपके पास कंपनी अच्छी है तो। सबसे पहले आपके नेट टेंजिबल एसेट्स देखे जाएंगे, आपका एवरेज नेट प्रॉफिट देखा जाएगा, नेटवर्थ देखी जाएगी। उसके अलावा अगर चेंज इन कंपनी नेम है तो 50% ऑफ द रेवेन्यू generated should be from the activity indicated by the new name। लेकिन अगर मान लीजिए if these conditions are not satisfied, ठीक है, तो उस केस में फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस की कॉन्सेप्ट आती है। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस में ये है कि 75% ऑफ द नेट ऑफर इज अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपके 75% शेयर ही क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने खरीद ली तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छी है ना? क्योंकि इनके पास तो एक्सपर्टीज होती है, ये हर कंपनी का शेयर तो खरीदेंगे नहीं, है ना? और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है? ये सारे कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। ठीक है? उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस हैं आईपीओ लाने के लिए। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस टू सीक एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। आप यू हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी, क्योंकि डीमैट आपने शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है? All its specified securities held by the promoters are in demat form. All its existing partly paid up shares have either been fully paid up or have been forfeited. Then it has made firm arrangements of finance through verifiable means towards 75% of the stated means of finance for a specific project proposed to be funded from the issue proceeds, excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through existing identifiable internal accruals। ठीक है? और अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस शैल नॉट एक्सीड 25%।
नेट टेंजिबल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दिया हुआ। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस यू कैन सी। लॉक इन पीरियड कितना होना चाहिए, लॉक इन पीरियड है आपका 18 मंथ्स। पहले ये 3 इयर्स होता था, अब हो गया ये 18 मंथ्स, 17 अगस्त 2021 से। टाइप्स ऑफ इश्यूज क्या हो सकते हैं, आईपीओ हो सकता है, एफपीओ हो सकता है, राइट्स इशू, बोनस इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपोजिट इश्यूज, फास्ट ट्रैक इश्यूज, ऑफर फॉर सेल। तो आईपीओ क्या है, और आईपीओ है मीन्स एन ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड इश्यूर टू द पब्लिक एंड इंक्लूड्स एन ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मींस प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ऑफर फॉर सेल क्या है, ऑफर फॉर सेल होती है बेसिकली जब प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते हैं, उसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है बेसिकली it is the prospectus which lacks the complete particulars about the quantum of the price of the securities. So a company may issue a red herring prospectus prior to the issue of the prospectus when it is proposing to make an offer for securities. ठीक है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस ये है कि सपोज यू वांट टू इशू शेयर्स फॉर मोर देन वंस इन अ ईयर, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस आती है। ठीक है। और उसके बाद में फिर उसके बाद में जब आप इशू करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस इसके साथ में लगा दो। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। द कंपनी विच इज फाइलिंग ए शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इट शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 3 months बिफोर द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर। So after the information memorandum has been filed, if any offer or securities is made, the memorandum along with the share prospectus is considered as a prospectus. फिर abridged prospectus क्या है, deemed prospectus क्या है, price band, value of securities, differential pricing, promoters contribution, ये आप देख लीजिएगा। एक दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इसमें। ग्रीन शू ऑप्शन क्या है, ग्रीन शू ऑप्शन होती है कि सपोज ओवर सब्सक्राइब हो जाए, तो it means an option of allotting equity shares in excess of the equity shares offered in the public issue as a post-listing price stabilizing mechanism. डीलिस्टिंग में क्या है बेसिकली, डीलिस्टिंग में एक तो है कंपल्सरी डीलिस्टिंग और एक है वॉलंटरी डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग में होता क्या है, सपोज आपके शेयर जो है दे आर लिस्टेड इन 4 स्टॉक एक्सचेंजेस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सभी से डीलिस्ट कराना चाहते हो, एक ये 4 में से 3 में डीलिस्ट कराना चाहते हो, एक में दे शैल कंटिन्यू टू बी ट्रेडेड ऑन नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। तो अगर 4 में से 3 में डीलिस्ट कराना चाहते हो तो प्रोसीजर लेस कम्बरसम है, लेकिन अगर सभी से डीलिस्ट कराना चाहते हो तो प्रोसीजर ज्यादा डिटेल्ड है। ठीक है, ये तो वॉलंटरी डीलिस्टिंग का है। एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल। वॉलंटरी डीलिस्टिंग पहला पहला ये है कि वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब 4 में आप रजिस्टर्ड हो, 4 में आप लिस्टेड हो, 4 में से 3 में से आप डीलिस्ट होना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको अप्रूवल लेनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसके बाद में एप्लीकेशन लगानी है टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर डीलिस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स। फिर आपको एक पब्लिक नोटिस देना है, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक वर्नाकुलर में, एंड यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग इन इट्स फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान में रखने वाला, कि यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पब्लिक नोटिस में क्या रहेगा, इट शैल मेंशन द नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम व्हिच द इक्विटी शेयर्स आर इंटेंडेड टू बी delisted, द रीजंस फॉर सच delisting, and the fact of continuation of listing of equity shares on the recognized stock exchange having nationwide trading terminals. An application for delisting
shall be disposed of by the recognized stock exchange within a period not exceeding 30 days. ठीक है, तो ये तो हो गया चार में से। अगर आपने तीन में डिलीट करना, आपने क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दिया, एक पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी और एनुअल रिपोर्ट में ही दे दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको आपकी एप्लीकेशन को मतलब ये करेगा विद इन 30 वर्किंग डेज डिस्पोज ऑफ। दूसरा क्या है, जहां पर आप चार में लिस्टेड हो, चारों से ही आप डीलिस्ट कराना चाहते हो, तो उस केस में प्रोसीजर ज्यादा लंबा है। इस पर क्या, क्योंकि आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो ये है कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, सबसे पहले इट शैल मेक एन इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। सबसे पहले आपको इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करना है टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन विच शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस शैल फोर्थविथ डिसेमिनेट द सेम टू द पब्लिक। और स्टॉक एक्सचेंजेस वो पब्लिक को इन्फॉर्म करें, कैसे, वो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। ठीक है, a copy of the initial public announcement shall also be sent to the company at its registered office not later than one working day from the date of the initial public announcement. ठीक है, और इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या रहेगा, रीजंस फॉर डीलिस्टिंग और अंडरटेकिंग रहेगी। इनिशियल शैल नॉट omit any material information prior to making initial public announcement. The acquirer shall appoint a merchant banker registered with the board as the manager to the offer. मैनेजर टू दी ऑफर शुड नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द एक्वायरर। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, बोर्ड का अप्रूवल लोगे नॉट लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, और बोर्ड क्या करेगा, बिफोर कंसिडरिंग द अप्रूवल दे शैल अपॉइंट ए पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी। ये पूरी डिटेल्स उसमें देंगे। कंपनी सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस करेगा एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए इसमें। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन से नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर इन प्रिंसिपल अप्रूवल, उसके बाद एप्लीकेशन लगाई जाएगी फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, फिर स्टॉक एक्सचेंज उस इंफॉर्मेशन को देखेगा, उस एप्लीकेशन को। ये पूरा दे दिया, नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटी। Then you have to make a final application to the concerned recognized stock exchange within 1 year of passing of the special resolution. An application to be disposed of by the recognized stock exchange within 30 working days. ये फिर कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, तो काफी डिटेल में है ये। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना है, एस्क्रो अकाउंट रखना है, ये सारी चीजें आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, लेटर ऑफ ऑफर देना है, फिर बिडिंग मैकेनिज्म है ना, मैनर ऑफ टेंडरिंग शेयर, डिस्कवर्ड प्राइस, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिस यू कैन गो थ्रू इन डिटेल इफ यू वांट। ये डीलिस्टिंग का एमसीक्यू है। एक मिनट, ये जो है ओ प्लस
तो ये कुछ कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ग्रुप में भी डिस्कस करिएगा, पर्टिकुलरली ये जो है अपना क्रीपिंग एक्विजिशन वगैरह है। पूजा जी, ठीक है आप सर। थोड़ा समझाइए लोगों को क्या है क्रीपिंग एक्विजिशन। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर। चलो, कुछ तो हुआ डिस्कस, है ना।